नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड ट्रिपल एससी ने हाल ही में जो है एलईओ यानी कि लाइव एक्सटेंशन ऑफिसर के जो है फॉर्म निकाले हुए थे, यानी कि कृषि पशुधन अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, कृषि पशुधन प्रसार अधिकारी के। ठीक है, तो पशुधन प्रसार अधिकारी में हम आज जो है सबसे पहली चीज़ देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ का होता है सिलेबस जब तक हमें पता नहीं होता तब तक हम जो है एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इसका जो एक अज्यूमिंग सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी तक उसका ऑफिशियल सिलेबस तो आया नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो है एक अज्यूमिंग सिलेबस हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है, जिसको हम आज बताएंगे आपको कि उसमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी करिए यहाँ पर। ठीक है, आपको रोज़ ही यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और एक से एक बेहतरीन वीडियो यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, अलग अलग जानकारी यहाँ से जुटा रहे हैं और आपको प्रदान की जा रही है। तो कृपया उनका फ़ायदा उठाइए, एक अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर अपना प्रयास जारी रखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। अगर सिलेबस में हम बात करें, टोटल जो है 100 नंबर का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, कितने नंबर का? 100 नंबर का। अब 100 नंबर में हमारे पास जो 30% जो क्वेश्चन होंगे वो जो आएंगे बॉटनी से रिलेटेड आएंगे। किससे रिलेटेड आएंगे? बॉटनी से। अब हो सकता है उसमें 2-4 क्वेश्चन कहीं जूलॉजी से भी आपको मिल जाए, यानी कि आउट ऑफ 100 मीन्स 30 क्वेश्चन जो होंगे वो बॉटनी से होंगे। और उसके बाद जो 30% क्वेश्चन हैं वो होंगे एग्रीकल्चर से। किससे होंगे? एग्रीकल्चर से, यानी कि कृषि रिलेटेड होंगे। और जो बाकी जो 40% हैं वो होंगे यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री से, यानी कि पशुपालन से। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 30% बॉटनी, यानी कि 30 क्वेश्चन बॉटनी के होंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे वो एग्रीकल्चर से होंगे, और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो एनिमल हस्बेंड्री से होंगे। ठीक है ना? तो इतना हमारे पास सिलेबस का डिटेल है। अब इसमें हम 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, बॉटनी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो अब पहले हम बात करेंगे कि जो इसमें जो हमारे पास एग्रीकल्चर का है, ठीक है, और क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री का, बॉटनी का, उनमें अलग अलग डिस्कस करें। पहले हम एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आ सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री हमारे पास जो जब भी इसका पेपर आएगा, इसमें जो मेन टॉपिक रहेंगे, मेन टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री में रहेंगे। देखो, पशु का पालतूकरण, पशुओं का पालतूकरण, पशु व्यवहार यानी कि एनिमल बिहेवियर, पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी, पशुओं पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, और पशु में अनुकूलन क्या है, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं कि पशुओं का पालतूकरण, यानी कि पशुओं को कैसे, उनका पालतू जो पेट एनिमल होते हैं उनको हम कैसे पालते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ पशु व्यवहार पर हम बात करेंगे। पशु व्यवहार का मतलब जैसे एनिमल बिहेवियर, अब एनिमल कैसे बिहेव करते हैं, उनके वो ह्यूमन के या किसी भी जो उनके अपने मालिक हैं उनके कैसे व्यवहार को पहचानते हैं। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम पशु मनोविज्ञान यानी कि एनिमल जो साइकोलॉजी है उस पर डिस्कस करेंगे। एनिमल साइकोलॉजी मतलब पशुओं की क्या मनोदशाएं होती हैं, क्या किस टाइप के व्यवहार से मतलब उनको सुधारा जा सकता है, उनमें इम्प्रूव किया जाता है, कैसे उनको सिखाया जाता है। ये सब पशु जो है मनोविज्ञान पे यानी कि एनिमल साइकोलॉजी पे आता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इन एनिमल्स, एनिमल पर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर डिस्कस करेंगे, जलवायु का जो है पशुओं पर प्रभाव। और उसके बाद पशुओं में अनुकूल, अडेप्टेशन इन एनिमल। तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा है भारत में पशुधन की स्थिति। ठीक है, यानी कि करंट सिचुएशन ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया, लाइव स्टॉक की करंट सिचुएशन क्या है इंडिया में, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत में पशुपालन क्या है, इस पे जो मेन टॉपिक रहेंगे। ठीक है, उस पर मेन टॉपिक की हम बात करें तो पहला रहेगा भारत में पशुपालन। भारत में जो पशुधन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि भारत में जो है पशुपालन की स्थिति क्या है, कैसे मतलब कौन कौन से एरिया में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। ठीक है, उनके क्या उत्पादन है। उसके बाद पशुओं द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान, यानी कि जीडीपी में जो है पशुओं द्वारा क्या योगदान है, पशुधन से क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। भारत में पशुपालन, भारत में पशुपालन के बारे में।
ठीक है। भारत में पशुपालन की सीमाएं हैं। भारत में दुधारू पशुओं की दशा, दुधारू पशुओं की हीन दशा के कारण, ठीक है, भारत में जो दूसरा दुधारू पशु हैं उनकी हीन दशा के कारण क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। भारत में पशुओं की संख्या, टोटल लाइव स्टॉक जो हमारे पास लाइव स्टॉक है, ठीक है, लाइव स्टॉक, टोटल लाइव स्टॉक जो है उसको बोलते हैं क्या, पशु की संख्या। क्योंकि हमारे पास जो लाइव स्टॉक सेंसस होता है जो हर 5 ईयर में काउंट किया जाता है, 5 ईयर में, हर 5 में जो पशु जनगणना की जाती है उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास भारत में पशु संख्या एवं उनका दुग्ध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य तथा बीमारी, इनके बारे में, इतनी चीज़ों के बारे में जो है अध्ययन करना है हमें। तो ये काफ़ी डिटेल इसका सिलेबस है, डीप सिलेबस है, काफ़ी लंबी आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि ये पोस्ट बड़ी है तो सिलेबस भी बड़ा ही होगा, जाहिर सा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें। अब जितने भी हमारे पास पशुओं की भारतीय नस्लें हैं या विदेशी नस्ल है उनके बारे में, ठीक है। जैसे गाय है, गाय की दुधारू नस्लें, ठीक है, गाय की दुधारू नस्ल में जैसे मीन हमको पढ़ना है साहिवाल नस्ल, ठीक है। उसके बाद लाल सिंधी नस्ल, गिरस्तान तथा देवनी नस्ल, ये 4 नस्लों के बारे में मेनली पढ़ना है। दुकाजी नस्ल यानी कि जो डुअल पर्पोज के लिए होती हैं, ठीक है, डुअल पर्पोज के लिए होती हैं। जैसे इसमें आता है हरियाणा नस्ल होगी, ठीक है, हरियाणा नस्ल होगी, थरपारकर नस्ल होगी, कॉकरेज नस्ल होगी। जो थरपारकर नस्ल है ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, किसके लिए, दुकाजी ड्यूअल पर्पज़ के लिए। उसके बाद फिर भारवाही नस्ल है, भारवाही नस्ल में जैसे अमृत महल, नागौरी, गंगीतिरी, पवार नस्ल, खैरीगढ़ नस्ल, मैनकथा नस्ल और मेवाती नस्ल, इतने नस्लों के बारे में हमें पढ़ना है भारवाही नस्लों के अंतर्गत। उसके बाद कुछ गाय की विदेशी नस्लें होती हैं, ठीक है। गाय की विदेशी नस्लों में आपको मीन जो देखने को मिलेंगी। अब गाय की विदेशी नस्ल में जैसे जर्सी जर्सी नस्ल हो गया पहला तो, ठीक है। उसके बाद हॉलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल, सबसे ज़्यादा जो दुधारू नस्ल है वो हॉलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद आयरशायर नस्ल हो गया, ब्राउन फिश हो गया और संकर नस्ल होगी गाय की। तो इतनी नस्लें हैं, विदेशी नस्लें, जो जर्सी नस्ल होगी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल होगी, आयरशायर नस्ल होगी, ब्राउन फिश होगी और संकर नस्लें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भैंस की नस्ल। भैंस की नस्ल में हमारे पास जो मेन जो विदेशी नस्लें हैं जैसे, ठीक है, इसमें आता है मुर्रा, ठीक है, मुर्रा मुर्रा भैंस या मुर्रा नस्ल, ठीक है, भदावारी नस्ल, ठीक है, जाफराबादी नस्ल, मेहसाना नस्ल और नीली नस्ल, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास जो भेड़ भैंस और भेड़ वो क्या कहते हैं गाय के बारे में। अब हम बात करें बकरी पालन व भेड़ पालन, ठीक है, यानी कि गोट फार्मिंग एंड सीप फार्मिंग के बारे में, ठीक है। गोट फार्मिंग में जो मीन आएगा, गोट फार्मिंग में जो मीन है वो पहले बकरी पालन, अगर हम गोट फार्मिंग की बात करते हैं, गोट फार्मिंग प्रजनन, सबसे पहले प्रजनन यानी कि जो उसकी फर्टिलाइजेशन या जिसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग, ठीक है। प्रजनन के लिए बकरे का चुनाव, बकरे के लिए कैसे बकरी का चुनाव करेंगे, बकरी में गर्मी के लक्षण, बधियाकरण, सींग तैयार, ठीक है। उसके बाद चिन्हित करना, उम्र निर्धारण एवं खून संवारना, इतनी जो है बकरी के उस पर पढ़ना हमें, ठीक है। क्योंकि उम्र निर्धारण जैसे दांतों की संख्या से भी उम्र निर्धारण कर सकते हैं, सींगों के द्वारा भी जो है उम्र निर्धारण कर सकते हैं पशु की, तो बहुत सारी इसमें वो हमें पढ़ने को पड़ेंगे। उसके बाद बकरी की नस्लें हैं जैसे, ठीक है, गद्दी या चंबा नस्ल, गद्दी या चंबा नस्ल। नंबर 2 बीटल नस्ल, अंगोरा नस्ल, ठीक है, अंगोरा ऊन बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद मेहसाना नस्ल और नॉर्थ गुजरात नस्ल भी इसको बोलते हैं। बकरी की संकर जो नस्ल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जमुनापरी और बरबरी, ये कुछ नस्ल हैं बकरी की। ये तो है हमारे पास लाइव स्टॉक का जो सिलेबस है, इनकी सॉरी के एनिमल हस्बेंड्री का जो सिलेबस रहेगा एनिमल के बारे में वो रहेगा इतना। अब दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमारा कृषि से रिलेटेड यानी कि एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो पोर्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाला है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आ सकता है, क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है। पहला इसमें रहेगा सामान्य कृषि का मूल ज्ञान, ठीक है, सामान्य कृषि का मूल ज्ञान, सामान्य कृषि का मूल ज्ञान यानी कि फंडामेंटल एग्रीकल्चर नॉलेज, ठीक है, फंडामेंटल एग्रीकल्चर
नॉलेज। ठीक है, फंडामेंटल एग्रीकल्चर नॉलेज हो गया। दूसरा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, कृषि जलवायु विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। उसके बाद एग्रोनॉमी, ठीक है, शस्य विज्ञान जिसमें सब्जियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शाकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। शाक जो देखो हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग। एक हर्ब होते हैं, एक सर्ब होते हैं, एक ट्री होते हैं। जहाँ पर सर्बों का स्टडी किया जाता है, ठीक है, शाकों का आते हैं, उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या सॉइल साइंस। ठीक है, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस। उसके बाद हम फिर बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है, सबसे जो मेन है वो हॉर्टिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक होगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर पर हमारे पास, अब हॉर्टिकल्चर जिसको हम बोलते हैं इसमें पोमोलॉजी यानी कि फल एवं फूल, फ्लोरिकल्चर फूलों के बारे में जिसमें होगा, पोमोलॉजी फलों के बारे में होगा, और ओलेरिकल्चर सब्जियों के बारे में होगा। उसके बाद जेनेटिक्स पे डिस्कस होगी, जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। ठीक है, उसके बाद कृषि जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो प्लांट डिजीज है, प्लांट पैथोलॉजी, उनकी कैसे रोकथाम की जाती है, कौन कौन से प्लांट के डिजीज होते हैं उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, कृषि कीट विज्ञान। ठीक है, या कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं, कौन कौन से उनके मीजर, मतलब हमारे पास क्या मीजर है उनकी रोकथाम के लिए, क्या प्रोटेक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास जो उनका मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो इंसेक्ट मैनेजर आजकल तो हमारे पास वैसे भी पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, यानी कि पेस्टिसाइड जो मैनेजमेंट है वो चलता है, यानी कि मारना नहीं है उनको, केवल पकड़ के उनको बचाना भी है, उनको भी बचाना और एग्रीकल्चर को भी बचाना है। ठीक है, तो वो वाला चलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र। फिर कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उसके बाद 13 में होगा पशुपालन, यानी कि दुग्ध विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस एंड वेटनरी साइंस। उसके बाद होगा पर्यावरण। ठीक है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड फॉरेस्ट, पर्यावरण प्रदूषण एवं वन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड फॉरेस्ट। उसके बाद विविध कृषि एवं कृषि में प्रयुक्त सूत्र, यानी कि मिसलेनियस एग्रीकल्चर एंड फार्मूला यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, मिसलेनियस एग्रीकल्चर एंड फार्मूला यूज्ड इन एग्रीकल्चर। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा न्यू इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर, कृषि में नए आयाम। ठीक है, जैसे हमारे पास कृषि में नए आयाम का मतलब एक लैंड टू लैब चलता है। ठीक है, और एक लैब टू लैंड चलता है। ठीक है, पहले हमारे पास जो पद्धति थी उसमें लैब टू लैंड चलता था, यानी कि जो भी अनुप्रयोग होंगे पहले लैब में चलेंगे, वहाँ से जो है किसानों के तक जाते थे। लेकिन अब आजकल जो नया आयाम वो चलता है लैंड टू लैब, यानी कि किसानों का भी सुझाव लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो होगा उसकी तब कोई भी चीज़ अप्लाई की जाएगी। लैब टू लैंड चलता है आजकल, लैंड टू लैब चलता है, पहले लैब टू लैंड चलता था। ये कृषि के आयाम हैं। ठीक है, ये हो रहा एग्रीकल्चर का पार्ट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस पर। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा कि अब जो इसका बॉटनी का क्या सोर्स है, जो हमारे वनस्पति विज्ञान से बहुत सारा इसमें आने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी से उस पर का क्या रहेगा। ठीक है, पहले हमारे पास देखो हम बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड साइटोलॉजी। ठीक है, जीवोत्पत्ति और कोशिका विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, जीवन की उत्पत्ति रहेगा इसमें, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवधारियों के जो गुण हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, यानी कि उनके करेक्टर्स ऑफ जो हमारे पास बायोज हैं। ठीक है, जीवधारी का वर्गीकरण। ठीक है, टैक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारे पास तो एनिमल्स एंड जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनके बारे में। जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, विषाणु, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियन, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वो साइटोलॉजी में, अब साइटोलॉजी में पहले सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ। उसके बाद फिर कोशिकीय उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ हैं।
ठीक है, जो इनएक्टिव है, संचित पदार्थ हो गया, स्रावित पदार्थ हो गया, उत्सर्जित पदार्थ हो गया। फिर जो सजीव कोशिकांग हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज एंड प्लास्टिड्स, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पौधों और जंतुओं में जो अंतर है, यानी कि डिफरेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल, डिफरेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल, उस पर डिस्कस होगी। अब केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, फिर सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू में हमारे पास मेरिस्टेमस टिश्यू, सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद कुछ विशेष स्पेशल जो टिश्यूज होते हैं और कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं, उन पर डिस्कस होगी। अब प्लांट किंगडम में यहाँ पर रहेगा जैसे पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हो जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बाद हो जाएगा लाइकेन, ठीक है, शैवाल, एल्गी, लाइकेन, ठीक है, बैक्टीरिया, एम्ब्रियोफाइटा। अब उसके बाद हमारे पास, अब देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी भी बहुत रहेगा इसमें, जैसे हमारे पास रूट, स्टम, ठीक है, लीफ, जीरोफाइट हो गया, हाइड्रोफाइट हो गया, मीजोफाइट, हेलोफाइट, ठीक है, जीरोफाइट यानी कि मरुस्थलीय मरुद्भिद जो होते हैं, हाइड्रोफाइट जो जलोद्भिद होते हैं, मीजोफाइट जो मध्योद्भिद होते हैं, और हेलोफाइट जो लवणोद्भिद होते हैं। इनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है उस पर भी डिस्कस करनी है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, यानी कि पादप भ्रूण विज्ञान। पादप भ्रूण विज्ञान में सबसे पहले हमारे पास रहेगा पुष्प के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, फ्लावर के बारे में, ठीक है। उसके बाद उनमें जो जनन है, यानी कि उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, परागण की विधि यानी कि प्रोपैगेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोगैमी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पादप क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में जो है पादपों में खनिज पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसके बाद पौधों में पोषण की विधियां, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, प्रासरण, ठीक है, पौधों में जल अधिकरण, विल्टिंग मुरझाना, वृद्धि एवं अनुक्रिया एवं पादप वृद्धि हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन के बारे में, ठीक है, और पादप मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पादप मूवमेंट में हमारे पास कई सारी जैसे मूवमेंट होती हैं, कोई जो है ऑटोट्रॉप, मतलब कोई जो है जियोट्रॉपिक होते हैं, कोई जो है जो हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, कोई होलोट्रॉपिक होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट हार्मोन में हमारे पास प्लांट हार्मोन में हम साइटोकाइनिन, ठीक है, जिबरेलिन्स, ठीक है, ए बी एस, ए बी सी यानी ए बी एस, एबेस्कस एसिड, ए बी ए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई सारे हमारे पास प्लांट हार्मोन्स हैं, उनके बारे में हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है। अब लास्ट इसमें टॉपिक आएगा इकोनॉमिक बॉटनी। बॉटनी का जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे, वो रहेगा इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी मतलब जो आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी में हमारे पास खाद्यान्न प्रदान करने वाले पौधे जो हमारे पास, ठीक है, कई कैटेगरियाँ होती हैं खाद्यान्न प्रदान करने वाले। ये हमारे पास इसमें प्रमुख खाद्यान्न क्या हैं, मोटे खाद्यान्न क्या हैं, लघु खाद्यान्न क्या हैं, ठीक है। और शर्करा उत्पादक पौधे, औषधियाँ प्रदान करने जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, कुछ दलहनी पौधे होते हैं, तिलहन की फसल होती है, फल प्रदान करने वाले पौधे, मसाला प्रदान करने वाले पौधे, रेशा प्रदान करने वाले पौधे, और लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे, कुछ टिम्बर प्लांट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की ये हमारा कंप्लीट सिलेबस रहेगा एलईओ का, यानी कि लाइव एक्सटेंशन ऑफिसर का। अगर आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, इट मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है,
ठीक है, आपको इसी के अकॉर्डिंग हम जो है डेली जो है आप नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और आपकी भी अच्छी तैयारी करेंगे करवाएंगे। तो कुल मिला के आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है वीडियो को जो है शेयर भी करिए और अपने दोस्त को भी बताइए सबको, जिससे कि हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाए और हम आपके लिए एक से एक अच्छी नई वीडियो लाते रहें और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये सिलेबस था कंप्लीट। इसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स भी बनाते रहिएगा और हम नोट्स यहाँ से आपको प्रदान कर देते हैं, प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।